हाय दोस्तों, मैं रवि कुमार स्टडी विद रवि पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग ने हमारा पुराना वीडियो देख लिया होगा, अब आज हम अपने नए टॉपिक के ओर चलते हैं जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन, जो कि फिजिक्स का है। फिजिक्स यूनिट उठाए हम पहले, उसका पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इसी तरह वीडियो अपलोड होते रहेंगे। ठीक, तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन आप लोग एक बार पढ़े ही होंगे स्कूल वगैरह में, बाकी फिर से एक बार आप लोग एकदम ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से 3 नंबर आप लोग का कंप्लीट है। ठीक, तो इसको पढ़ लोगे 3 से 4 नंबर आप लोग का आना ही है फिजिक्स में। इसका ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पी बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन। तो हम आते हैं, अब आते हैं प्रकाश। प्रकाश होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे प्रकाश। अब प्रकाश का परावर्तन ही पढ़ रहे हैं, आपको प्रकाश ही नहीं पढ़ मतलब है तो पढ़े आप क्या फिर। तो इसके लिए प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में लाइट। लाइट होता क्या है, लाइट एक ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हमें कोई वस्तुएं दिखाई देती है, यानी ऐसे लिख सकते हैं लाइट को या फिर प्रकाश को, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अब आप लोग समझ रहे होंगे वस्तुएं दिखाई कैसे देंगी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कमरे में बैठे हुए हैं, अंधेरे कमरे में, ठीक, वहां पर लाइट जला दी जाती है, तो आप अचानक से आपका चेहरा दिखाई देने लगता है नहीं, या फिर आपके साथ जो कोई बैठा रहता है दिखाई देने लगता है ना। तो इसके लिए मतलब कि रिफ्लेक्ट यानी अपवर्तन या परावर्तन होता है। तो परावर्तन होने की वजह से आप दिखाई देते हैं। ठीक, इससे हम समझ सकते हैं प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसके द्वारा हमें वस्तुएं या फिर जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश कहलाता है। ठीक, प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं। प्रकाश के स्रोत मतलब जिसके माध्यम, जैसे कोई हो गया दीप्त प्रकाश और अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश, अदीप्त प्रकाश। दीप्त प्रकाश वो होते हैं जो प्रकाश स्वयं से, अपना प्रकाश स्वयं से बनाते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा अपन यहाँ जानते हैं, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य। और हो गया विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब यानी जो घर में बल्ब लगी रहती है। इसके बाद हो गया अदीप्त प्रकाश। अदीप्त प्रकाश जो दीप्त प्रकाश से अपना प्रकाश बनाते हैं, अदीप्त प्रकाश कहलाते हैं। जैसे हो गया चंद्रमा। अब आप लोग समझ रहे होंगे चंद्रमा तो अपना प्रकाश बनाता नहीं, ये सूर्य के परावर्तन की वजह से सूर्य रिफ्लेक्ट करता है, तब जाके चंद्रमा प्रकाश देता नहीं, सूर्य के माध्यम से चंद्रमा प्रकाश देता है। तो ऐसे समझ सकते हैं कि चंद्रमा क्या हो गया, अदीप्त प्रकाश हो गया। ठीक, इसके आगे आते हैं जैसे प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, यानी क्वालिटी होता क्या है, प्रकाश के गुण क्या होते हैं। प्रकाश का गुण ये होता है कि प्रकाश हमेशा सबसे तेज किस में जाता है, आप लोग समझते होंगे नहीं, ऐसे जला दोगे या फिर ऐसे सबसे सामने जो हवा है उसमें जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रकाश की स्पीड यानी प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, वैक्यूम जिसे बोलते हैं। निर्वात मतलब होता क्या है, निर्वात मतलब जहां पर वायु ना हो वहां पर प्रकाश सबसे तेज जाएगा। निर्वात में प्रकाश की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और उसके बाद निर्वात के बाद सबसे स्पीड में ये जाता है, मतलब ध्वनि का विलोप यानी उल्टा होता है, ध्वनि का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब निर्वात में सबसे ज्यादा हुआ, उसके बाद किस में होगा, गैस में होगा, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद ठोस में होगा। यानी सबसे स्पीड में प्रकाश किस में चलेगा, निर्वात। निर्वात मतलब जहां पर वायु की उपस्थिति ना हो, निर्वात हो गया। उसके बाद गैस हो गया, उसके बाद द्रव हो गया, उसके बाद ठोस हो गया। अब सबसे अधिक, अब आप लोग समझ रहे हो ठोस, ध्वनि सबसे ज्यादा इसमें जाती है। ठोस मतलब मान लीजिए आप तकिया लेते हैं ना कभी भी, जिसमें हल्की रुई वगैरह भरी हो, आप सूर्य के सामने करके देखिए, उसमें बहुत थोड़ा थोड़ा प्रकाश का पार्ट आता है। लेकिन इसमें द्रव मतलब जैसे समुद्र में प्रकाश की स्पीड आप लोग मतलब समुद्र के कितने अंदर तक सूर्य का प्रकाश मतलब कोई भी प्रकाश जा सकता है, पता है आप लोग को, 200 मीटर तक। कितने मीटर तक, 200 मीटर तक सूर्य का प्रकाश समुद्र में जाता है, इससे ज्यादा नहीं जाता। और गैस, निर्वात के बाद गैस, गैस के बाद द्रव, द्रव के बाद ठोस, यानी ऐसे समझ सकते हैं निर्वात फिर गैस फिर द्रव फिर ठोस। अब आते हैं आगे, प्रकाश हमेशा दर्पण यानी मिरर में ही हमेशा रिफ्लेक्ट होता है, यानी मिरर में हमेशा इसका परावर्तन होता है, लेंस में नहीं होता। लेंस में अपवर्तन होता है, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी तो आपको केवल परावर्तन पढ़ना है। तो परावर्तन में दर्पण में बनेगा, इसका हमेशा प्रतिबिंब इसका जब भी परावर्तन होगा दर्पण में होगा। दर्पण मतलब एक तो आपको समतल दर्पण हो जाता है जिसमें अपने शकल देखते हैं, समतल दर्पण। एक हो जाता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में हमेशा 2 आते हैं, एक तो हो गया कॉनकेव, एक कॉन्वेक्स, यानी अवतल और उत्तल। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं अवतल दर्पण से। इसकी एक और क्वालिटी होती है,
प्रकाश यानी लाइट की एक और क्वालिटी होती है जो कि इसका तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन तक। इसका तरंगदैर्घ्य होता है प्रकाश का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तरंगदैर्घ्य होता है 4000 एंगस्ट्रॉन से 8000 एंगस्ट्रॉन। अब आते हैं अपने टॉपिक की ओर। अब हमको दर्पण में दो बता दिए, समतल हो गया, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण आ जाता है, उत्तल दर्पण आ जाता है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे समतल दर्पण से। ठीक, तो आते हैं समतल दर्पण की ओर। कैसे बनते हैं, इसमें परावर्तन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, ये सब। जैसे कोई भी हो गया दर्पण, मान लो समतल दर्पण। समतल दर्पण हमेशा ऐसे होगा। समतल दर्पण इस पर एक कलई की होती है, कलई मतलब पेंट। अब आप लोग ये बताइए पेंट होता किस चीज का, किस चीज का होता है पेंट? पेंट तो इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कलाई की है, मतलब एक तरफ पेंट होना। ये जो पेंट होता है हमेशा सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, यानी AgBr। इसको लिख सकते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, या फिर होता है लाल ऑक्साइड, लाल ऑक्साइड। इसी से इसका जो कलई होता है इसी से होता है। अब यहां पर हम कुछ नहीं करें। अच्छा, आप लोग सीधा सा जाते हैं, मैच वैच खेलने जाते ही होंगे। मैच खेलने के लिए देखिए, मान लो यहाँ पर कोई 3 विकेट गड़ी हुई है। अब यहाँ पर कोई बैट्समैन है, अपने हाथ में बल्ला लिया है बढ़िया सा, हाँ, और यहाँ पर 3 विकेट गड़ी हुई है। अब यहाँ पर कौन आया दौड़ते हुए? एक तो अंपायर को बना दे, अंपायर है। यहाँ पर बॉलर आया, बॉलर जब बॉल करता है, बॉलर भी बना देते हैं, बढ़िया है, स्टाइल अच्छी है तेरे नाम वाली। ठीक, बॉलर आया, बॉल को फेंका, बॉल को फेंकता है तो देखते हैं आप बॉल कहाँ जाती है, या तो बाउंस या तो इसके बैट के पास। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉल गिरने के बाद टकरा कर आगे गई। यानी इसी तरह हमको प्रकाश का परावर्तन समझना। सेम ऐसे ही दैनिक जीवन से आप लोग जोड़ के समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। अब यहाँ पर प्रकाश किरण गिरी, यहाँ से टकरा के लौटी, या फिर ऐसे ही सेम होगा, मतलब बॉल फेंका, बॉल टकरा के लौटी, वही हमारा प्रकाश किरण ऐसे। इसी तरह हम देखते हैं अपने जो हमारे बुक से रिलेटेड है। अब यहाँ पर हम प्रकाश की किरण गिराते हैं, फिर उसके बाद जब प्रकाश किरण गिराएंगे तो टकरा कर जाएगी किसी माध्यम में ना, तो टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस। माध्यम क्या होता है? माध्यम मतलब जैसे यहाँ पर वायु का माध्यम हो गया, यहाँ पर कांच का माध्यम, मतलब जिस एरिया में प्रकाश किरण जा रही है उसी को हम क्या बोलेंगे? माध्यम। अब यहाँ पर हम रख क्या दिए? दर्पण। दर्पण मतलब पहले समतल दर्पण का चल रहा है, समतल दर्पण, प्लेन मिरर जिसे बोलते हैं, प्लेन मिरर। अब यहाँ पर जो एक किरण गिरी, इस किरण को क्या बोलेंगे? आपतन। आपतन आपतन किरण यानी इंसिडेंस। इंसिडेंस यानी आपतित किरण, आपतित किरण यानी जो इस दर्पण पर किरण गिरेगी उसे आपतित किरण बोलेंगे, और टकरा कर लौटने के बाद वाली किरण को परावर्तित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण यानी इंसिडेंस और रिफ्लेक्ट किरण। अब यहां पर हम एक बिंदु मान लेंगे, जिस बिंदु का नाम क्या है? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु यानी जिस पर प्रकाश किरणें गिरती हैं, आपतन बिंदु हो गया। उसके बाद यहां पर एक लंब मानेंगे। लंब यानी हम लंब इसलिए मान रहे हैं कि जिससे हमको पता चले एक इस तरफ वाला आपतित किरण है, इस तरफ वाला परावर्तित किरण, इसलिए हम लंब मान रहे हैं। अब यहाँ पर लंब मानने के बाद इसे आपतित किरण बोलते हैं, यानी इंसिडेंस, तो इसे हम I लिख सकते हैं, रिफ्लेक्टेड यानी R लिख सकते हैं। अब हमेशा अभिलंब, इसे क्या बोल सकते हैं? अभिलंब। अभिलंब, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण I। और इसके बीच में जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण R। यानी कोण I को हम लिख सकते हैं आपतन कोण, और कोण R को लिख सकते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, ये रहा हमारा एंगल, कोण I कोण R। हमेशा देखिए जो ऐसे समझ सकते हैं, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो आप से ले लीजिए और कोण को क्या लिख सकते हैं? आपतन। यानी आपतित किरण अभिलंब के बीच कौन सा कोण बन गया? आपतन कोण। इसी तरह यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित के बीच, यानी यहाँ से क्या ले सकते हैं? परा, और यहाँ से वर्तन, यानी कोण क्या बन गया? परावर्तन। परावर्तन कोण यानी कोण R। अब इसके बाद सबसे सीधा तरीका यह था, आप लोग समझिए फिर से। मान लीजिए कोई किरण गिराई गई, जो किरण दर्पण पर गिराई जाती है, फिर जो किरण ऐसे समझ लीजिए, मान लो शीशा उषा लगा रहता है, आप लोग टार्च मारते हैं, टार्च मारने जब टार्च मारते हैं तो सीधे थोड़ी ना वापस आ जाता है, थोड़ा एंगल बनाता है। तो उसी तरह जब इसी तरह इसमें भी शीशे, इसमें दर्पण में भी होगा, एक किरण गिरा, आपतित किरण, टकरा के लौटने वाली किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। हमेशा अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कोण I बोलते हैं, और परावर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं? कोण R। अब
कोण आई को कोण आपतन कोण, कोण आर को परावर्तन कोण। एक नियम होता है इसका, जो कि हमेशा कोण आई बराबर कोण आर, ये हमेशा कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम ये होता है कि आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण, या फिर आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण पर आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं। तीनों एक ही तल मतलब इसी पर होते हैं। ठीक, ये हमारा दो नियम था, इसे आप लोग लर्न कर लीजिएगा। और इसमें कुछ है नहीं, ये हम समतल दर्पण के बता रहे हैं। इसके बाद गोली दर्पण पे आएंगे, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की ओर। फिर से समझ लीजिए, जैसे ये जो दर्पण होता है उस पे कलई की होती है, यानी पेंट हुआ होता है। जो पेंट होता है किससे होता है? AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड से या फिर लाल ऑक्साइड से होता है। ठीक, कोण आई को आपतन कोण, कोण आर को परावर्तन कोण, कोण आई बराबर कोण आर होता है हमेशा। आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतित किरण, यानी ये आपतित किरण और ये अभिलंब और जो ये आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पे होते हैं। ये ऐसे बोल सकते हैं परावर्तन का नियम या फिर स्नेल का नियम। ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक, चलिए आइए दोस्तों, हम देख लेते हैं समतल दर्पण का कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, जो कि ऑब्जेक्टिव के रूप में यानी प्रकाश के परावर्तन के टॉपिक में बहुविकल्पी के रूप में पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो आइए, पहला टॉपिक ये है, पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए आप कोई शीशे में, मान लो कोई शीशा है वो 60 डिग्री का झुका हुआ है, 60 डिग्री का झुका हुआ है, तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आप उसकी दुगनी, मतलब अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा। यानी आप 60 डिग्री से देखेंगे तो उसमें आपका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी जो प्रतिबिंब मतलब ये होता है इमेज मतलब परछाई, जो आपकी परछाई यानी जो सामने आपको आप दिखाई देंगे, कितने झुके होंगे? 2 थीटा। यानी अगर दर्पण आपका थीटा कोण पे झुका हुआ है तो आपकी उसमें जो परछाई बनेगी वो कितने कोण से बनेगी? 2 थीटा। ठीक, अब दूसरा पॉइंट ये है कि आप मान लीजिए यहाँ पर हैं, ठीक, बढ़िया सा बाल रखा है। ठीक, अगर मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, अगर आपकी हाइट 4 फुट की है, कितनी? 4 फुट, तो जो आपका इमेज मतलब जो आपका शीशा होगा, अगर आपको उसमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, यानी आपको पूरा उसमें देखना है, तो उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? यानी इसकी आधा हमेशा होती है। अगर मान लीजिए ये h है तो ये कितना होगा? h/2। हमेशा जो शीशे की लंबाई होगी, जो दर्पण की लंबाई होगी, h/2 होगी। तीसरा पॉइंट ये है, अगर आप मान लीजिए कोई यहाँ पर शीशा लगा हुआ है, ठीक, अगर आप यहाँ पर कोई शीशा लगा हुआ है और आप यहाँ से दौड़ते हुए आ रहे हैं, आप मान लीजिए आपका जो स्पीड है 4 मीटर प्रति सेकंड है, यानी आपकी चाल जो है 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो आप शीशे में कितनी स्पीड से दिखाई देंगे? तो यानी अगर आप 20 वेग से आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2b, यानी इसके दुगनी स्पीड में शीशे में दिखाई देंगे। अगर नहीं यकीन हो रहा तो आप लोग जाकर बड़ा सा शीशा लगा के 4 मीटर दौड़े लगा वो स्पीड में, देखिए आता है कि नहीं आता है। यानी जो वेग से आप चलेंगे, जो शीशे में दिखाई देंगे, जो समतल दर्पण में आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा, दुगनी स्पीड से वेग में होगा। ठीक, ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट, आप लोग लिख लीजिएगा। तीसरे पॉइंट में एक और बताते हैं, हम बताए ना, अगर मान लीजिए आप कोई किसी शीशे में दर्पण में b वेग से आ रहे हैं तो इमेज जो दिखाई देगी, आपको जो प्रतिबिंब दिखाई देगा, कितने वेग से होगा? 2 वेग। यही रीजन है कि जिम वाले जो पैसा कमाते हैं, अगर मान लो आपका जिम गए, वहां पर डोला सोला बनाना है, हमें भी बनाना है यार, हमारा भी कम होगा। हाँ, मान लीजिए आपको बनाना है, वहां पर गए आप, जिम वाले देखते नहीं है, आप अगर धीरे धीरे दौड़ेंगे तो आप उसमें दुगनी स्पीड से दिखेंगे। तो यही वजह है कि अट्रैक्शन किया जाता है, वहां पर परावर्तन होता है आपका। अगर आप मान लीजिए डंबल उठाए, डंबल यहाँ पर उठा रहे हैं, धीरे धीरे शीशे में और तेज से दिखाई दे रहा है, तो लड़के पगला रहे थे, चला जिम चला, शरीर बनाओ। कहा बनी हुआ भाई, देसी मेहनत करो ना। उसके बाद देखिए दूसरा, इसमें से एक और पॉइंट है, डांस क्लासेस में हमेशा ग्लास क्यों लगे होते हैं? आप लोगों ने कभी नोटिस किया है शीशा क्यों लगा होता है? जो लड़कियां डांस सीखने जाती हैं, वजह ये है कि वो बेवकूफ बनाते हैं, डांस वाले जो डांस टीचर होते हैं बेवकूफ बनाते हैं, जो शीशा उसा लगाए होते हैं। भाई सिंपल भी तो डांस देखा जा सकता है। आप वहां के कमर धीरे धीरे हिला रहे हैं, वहां दुगनी स्पीड से कमर हिलाई दे रहा है, तो कहेंगे वो माय गॉड, मुझसे डांस बनने लगा। ये सब मतलब कि गुमराह किया जाता है आप लोग को। आप कभी भी जाएंगे, ऐसा कोई डांस क्लास नहीं होगा जहां पर आप लोग को शीशा ना मिले। क्यों? क्योंकि एक तो वजह यह है कि आप अपने आप को खुद को देख सकेंगे, दूसरा है कि कमर धीरे ही लाएंगे, उसमें तेज से हिलेगा, आप स्टेप थोड़ा स्लो करेंगे, उसमें स्पीड में दिखेगा। आप जितनी स्पीड से करेंगे अपना स्टेप, उसके दुगनी स्पीड से मतलब दिखेगा उसमें। यही रीजन है कि वहां पर शीशे लगाए जाते हैं जिम में या फिर डांस क्लासेस में। ठीक, इसके बाद आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट ये है हमारा
कि आप शीशे में जितनी दूरी पर होंगे, मान लीजिए यहाँ पर एक कोई दर्पण है, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर खड़े हुए हैं, आपकी दूरी शीशे से मान लीजिए 3 मीटर है। कितनी है? 3 मीटर। तो आपका प्रतिबिंब भी इसमें कितने मीटर बनेगा? 3 मीटर पे ही बनेगा। समझ में आएगी नहीं आपको? यानी आपकी शीशे के बीच जितनी दूरी होगी, आपका परछाई यानी आपका चेहरा उतनी ही दूरी में दिखाई देगा। आप लोग को यकीन ना हो तो बड़ा सा शीशा होगा, ये आप लोग के घर में देख लीजिएगा। ठीक, इसमें क्या होता है, समतल मतलब जो समतल दर्पण होता है उसकी फोकस दूरी हमेशा इनफाइनाइट बनती है, यानी अनंत पर बनती है। ठीक, और ये किया हो गया, जैसे मान लीजिए क्या बता कुछ वही वाला। और हाँ, हमेशा समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा वर्चुअल बनेगा, यानी रियल इमेज नहीं बनेगी। वहां पर क्या होगा? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये हमारा इतना पॉइंट था। एक और बता देते हैं आप लोग को, कभी नाई वगैरह किन गए हैं बाल कटवाने? जाते ही होंगे, बिना बाल कटाए काम चलता नहीं है भाई, फैशन आ गया। अब बाल कटाने गए, यहाँ पर इधर भी शीशा लगा हुआ है, इधर भी शीशा लगा हुआ है। ठीक, देखते नहीं बढ़िया, ऐसे झुका कर लगाते हैं। मान लीजिए ये आगे वाला शीशा है, पीछे वाला शीशा है। अब 4 लोग ऐसे झांकते हैं शीशे में, कहो दिखाते, देखा बाल और कैसे है। अब उसके बाद बाल मतलब कि अगर मान लीजिए प्रतिबिंब की संख्या निकाले, यानी एवं जान 10-12 मुंडी ऐसे निकाले, झांकन ऐसे निकाले, तो मुंडी की संख्या यानी मुंडी मतलब कि सर यार, सर की संख्या यानी मुंडी की संख्या ऐसे लिख सकते नहीं, ऐसे लिख सकते इमेज की संख्या। अगर इमेज की संख्या निकालनी तो इसका फार्मूला है 360 अपॉन थीटा, यानी n बराबर 360 बटा थीटा। अगर मान लीजिए ये जो शीशा है वो हमारा 60 डिग्री पर झुका हुआ है, कितने डिग्री पर? 60 डिग्री पर। और आप लोग उसमें गए झांकने, अगर मुंडियों की संख्या यानी कि उस शीशे में कितनी मुंडी दिखाई दे सकती है ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लीजिए n है, जो नाई के यहाँ या फिर नवाब शेरू भाई के यहाँ आप लोग गए ही होंगे बाल कटाने, तो वहां पर जितना भी डिग्री पर, मान लीजिए 60 डिग्री पर आपका जो शीशा या फिर जो समतल दर्पण झुका हुआ है, ठीक, 60 डिग्री से 1 0 1 0 कैंसिल, यानी कितना आएगा? 6। तो वहां पर मुंडियों की संख्या कितनी निकल सकती है? आप लोग कहेंगे 6 आ गया, 6 दिखाई देगा। नहीं, अगर आपका यहाँ पर सम आ रहा है, सम आ रहा है तो आपको यहाँ पर एक माइनस करना होगा, यानी 6 में से 1 गए 5। ज्यादा से ज्यादा मुंडियों की संख्या कितनी दिख सकती है जब 60 डिग्री पे झुका है? कितना? 5। समझ में आप लोग को? अगर मान लीजिए यही जो हमारा दर्पण है ये 60 ना होकर थोड़ा 40 है, कितना है? 40 डिग्री पर झुका है। अगर थीटा जब कितना है? 40 डिग्री। तो यहाँ पर मुंडियों की संख्या निकालना हो, यानी प्रतिबिंब की संख्या, तो 360 बटा 40, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 9। तो यहाँ पर जो मुंडी दिखाई देगी यानी जो इमेज बनेगा, कितना इमेज बनेगा? 9। अब आप लोग समझ रहे होंगे, अच्छा इतना हो गया, चलिए इरेज करते हैं। उसके बाद देखिए, अगर मान लीजिए थीटा की जगह पे 50 हो जाए, थीटा की जगह पे 50 हो जाए या 30 हो जाए या फिर मान लीजिए 7 हो जाए, कितना हो जाए? 7। तो यहाँ पर n फार्मूला, यानी मुंडियों की संख्या बराबर 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा कितना है? 7। 70 कर लीजिए, 70 डिग्री झुका हुआ, तो 70 से करेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल, इसमें भाग करेंगे तो आप लोग भाग नहीं आता होगा तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं। 7 से जब भाग करेंगे तो 7 बचे 35, उसके बाद बचा कितना? 1 बचा, यानी 7 का नाम 7, उसके बाद बचा कितना? 3, यानी 7 चौक 28, लगभग इतना आएगा। तो आप लोग को आधी मुंडी तो ऐसे देखते नहीं, आधा जने अबे तो दूर ही रहा तो यार दिखात नहीं है, फालतू में से झांका था, तो ये सब नहीं होता। मतलब यहाँ पर पूरी इंटीजर यानी जो पूर्णांक होता है वही लिया जाता है, यानी यहाँ पर मुंडियों की संख्या कितनी होगी? 5। ये था हमारा समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग को मिलेगा अवतल दर्पण और गोलीय दर्पण का में प्रकाश का परावर्तन। और एक देख लीजिए आप लोग थोड़ा, चलिए ठीक है। चलिए दोस्तों, हमारा टॉपिक खत्म हो चुका है समतल दर्पण पर प्रकाश का परावर्तन। तो इसके लिए अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आप लोग को गोलीय दर्पण का यानी परावर्तन पढ़ाया जाएगा, यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और वीडियो देखने में बहाने मत किया कीजिए, समझ में आया कि नहीं? मतलब कि जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते हैं, जिनके पास इरादे होते हैं उनके पास बहाने नहीं होते। तो आप लोग बहाना ना करके हमारा वीडियो देखिए, और वीडियो नहीं देखेंगे तो आप लोग को नुकसान होगा, हमारा कुछ नहीं जा रहा है, नुकसान आपका होगा। जब भी एग्जाम में आएगा आप हमें मिस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से आपके चैप्टर में आ जाए कुछ पता नहीं है, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्जाम थोड़ा टफ होने वाला सीबीएसई मेथड पर। जितना भी सीबीएसई पैटर्न चल रहा है वही यूपी बोर्ड में फॉलो किया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा स्टडी हार्ड कीजिए,
मतलब कि साम दाम दंड भेद, मतलब कि घर पर पढ़िए, स्कूल में पढ़िए, कोचिंग पढ़िए, एक नहीं दो कोचिंग करवाइए, उसके बाद जो टाइम बचता है आप लोग ऑनलाइन स्टडी कीजिए, मतलब कि यूट्यूब के माध्यम से। और यूट्यूब के माध्यम से हम आप लोग के लिए चैनल बनाए हैं, आप लोग के लिए वीडियो अपलोड होता है। और हाँ, आप लोग को बता दें, आप लोग बहाने करना बंद कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम ज्यादा दूर मतलब दूर है नहीं, नजदीक ही है। आप आपको हिंदी भी पढ़ना होगा, आपको सोशल साइंस भी पढ़ना होगा, संस्कृत लिए होंगे, संस्कृत पढ़ना होगा, विज्ञान पढ़ना होगा, मैथ तो पूरी है। तो आप अब की बार जो मैथ आने वाली थोड़ा टफ आने वाली, तो और जो साइंस आने वाला वो भी, तो अभी से कम 1 महीने में साइंस और मैथ पूरा अच्छे से स्टडी कर लीजिए, ठीक।